देखिए कल हम कहाँ थे, सीपीसी में थे। ठीक। तो सीपीसी में हमने कल सेक्शन फर्स्ट पढ़ा। फिर सेक्शन फर्स्ट में क्या था भाई? नाम था, जुडिक्शन था। जुडिक्शन का मतलब कि संपूर्ण भारत पे लागू होता है, केवल नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों पर डायरेक्टली लागू नहीं होता है। राज्य सरकार क्या करेगी? अधिसूचना द्वारा लागू करेगी। क्यों करेगी इसका रीजन हम कल देख चुके। फिर उसके बाद में तीसरा कि ये 1 जनवरी 1909 से क्या है, लागू। फिर उसके बाद में हमने डेफिनेशन क्लोज दिया। तो डेफिनेशन क्लोज क्या होता है? इस एक्ट की डिक्शनरी होती है। देखो शुरू शुरू के जो एक्ट बने, जैसे आईपीसी में, डिक्शनरी कैसे थी? आवश्यकता के हिसाब से, है ना। एविडेंस बनी, एविडेंस में डेफिनेशन आवश्यकता के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखो, आवश्यकता के हिसाब से। ठीक। लेकिन बाद में इन्होंने जो ग्रामर का परफॉर्मा है, उस ग्रामर के परफॉर्मेशन पर डेफिनेशन क्लॉज बनाना शुरू कर दिया। जैसे ए, तो ए की, बी, बी का मतलब बी से डेफिनेशन, फिर सी की, और फिर सी में भी क्या कर दिया, अगर ए है तो ए के साथ पहले ए, फिर बी की, फिर सी की, ऐसे। तो जो हमारा ग्रामर का परफॉर्मा है, उस परफॉर्मा पे डेफिनेशन बनाना शुरू कर दिया। अब जैसे हम 2023 की ये देखेंगे, कौन? बी, बीएसए। उसमें भी जैसे पहले वाले में डेफिनेशन आवश्यकता के हिसाब से, जैसे फैक्ट की दे दी, फिर फैक्ट के बाद कौन सा रिलेवेंट फैक्ट हो गया, कौन सा फैक्ट इन इश्यू हो गया, कौन सा कोर्ट हो गया, इस प्रकार से डेफिनेशन बनाई जैसे आवश्यकता थी। यहां पर आवश्यकता के ना होकर के एक परफॉर्मे में ड्राफ्ट किया गया कि जो ग्रामर का परफॉर्मा है, उस परफॉर्मे के आगे बात। तो इस प्रकार से सबसे पहले डेफिनेशन थी, वो थी कोड। कोड का मतलब तो हमने अभी पढ़ा था कल ही कि दो पार्टों में था। एक में क्या है, धाराएं हैं, और एक में शेड्यूल। शेड्यूल में रूल्स दे रखे हैं। तो इन्होंने कहा कि वो जो रूल्स है, वो भी इस कोड का पार्ट है, सीपीसी का पार्ट है। ये नहीं है कि केवल धाराएं ही क्या है, सीपीसी का पार्ट है। तो उन्होंने कहा कि सीपीसी के अंतर्गत जो कोड है, संहिता है, इसके अंतर्गत रूल्स भी इंक्लूड है। यानी रूल्स कौन से? जो 51 ऑर्डर हैं वो भी इसमें क्या है, शामिल है। तो डेफिनेशन किस पे थी? सी पर थी। तो फिर नेक्स्ट डेफिनेशन सी के बाद में डी। डी में डिक्री। ठीक है। अब डिक्री क्या है? हमने प्रोसीजर लॉ देखा पूरा। प्रोसीजर लॉ में पहले कोर्ट क्या करता है? जजमेंट करता है। जजमेंट में वो क्या करता है? इश्यूज बनाता है और इश्यूज डिसाइड करता है ना। और लास्ट में लिखता है कि वादी का वाद डिक्री किए जाने योग्य है। निर्णय क्या होता है? वादी का वाद डिक्री किए जाने योग्य है। किसके लिए डिक्री की जा सकती है? और डिक्री में क्या होता है कि जो इश्यूज डिसाइड हुए, और उन इश्यूज में जो राइट और ड्यूटीज थे, उन राइट और ड्यूटीज का एक सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है। किसमें? जैसे एक तो आपकी मार्कशीट आती है। मार्कशीट को कोई नहीं पूछता। जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाओगे, उस दिन मार्कशीट को कह देंगे इनको तो साइड में रख दो, कोई काम की नहीं। ऐसे ही आप अपनी अपनी डिग्रियां लियो, 10वीं का 12वीं का सर्टिफिकेट लियो, बाकी बीए एलएलबी की डिग्रियां लेकर के आ जाओ। मार्कशीट कोई नहीं देखता। लास्ट बार मार्कशीट बार काउंसिल देखती। बार काउंसिल के बाद जहां भी इंटरव्यू देने जाओगे, वहां पर किसको? डिग्री को देखते हैं कि भाई आपकी डिग्री देखेंगे। तो इसलिए परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता। 59.99% तक सेकंड डिवीजन होता है। 48 वाला भी सेकंड डिवीजन होता है। ठीक है। दोनों के मार्कशीट में क्या लिखा आता है?
सेकंड डिवीजन आता है। और जो 59.99 को क्रॉस कर गया उसकी में फास्ट लिखा जाता है, चाहे फिर वो 85% लेकर के जाए। तो देखी क्या जाती है, डिक्री देखी जाती है। इसी प्रकार जजमेंट के बाद पक्षकारों की जिस सर्टिफिकेट से राइट और ड्यूटीज तय होते हैं उससे डिक्री कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि डिक्री क्या है, फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ एडजुडिकेशन, यानी न्यायिक निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति। फॉर्मल डिक्लेरेशन का मतलब होता है खुले कोर्ट में दी जाती है। फॉर्मल डिक्लेरेशन का मतलब कि वो ये नहीं है कि चुपचाप दी जाती हो, जैसे देते नहीं क्या डिग्री भी, बुला करके वो पहना करके ऐसे फोटो खिंचा करके देते हैं कि नहीं देते, वैसे ये डिग्री है कि ये भी क्या है, फॉर्मल डिक्लेरेशन है। किस चीज का, न्यायिक निर्णय का, कि जो कोर्ट ने तय किया है कि हमने ये जजमेंट दिया है, इस जजमेंट से जो राइट और ड्यूटी आ रहे हैं उसका फॉर्मल डिक्लेरेशन किया जाए। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, वाद के पक्षकारों का, जरूरी थोड़ी है कि सभी के पक्ष में डिक्री या सभी के अगेंस्ट डिक्री दी जाए। वाद में पक्षकार तो कितने भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं, है ना। तो वाद के पक्षकारों में से किन्हीं के या सभी के, किसको, अब वाद में हम बहुत कुछ मांगते हैं, कोर्ट हर थोड़ी कहता है, हर राइट को थोड़ी देता है, कि पक्षकारों के अधिकारों के यानी सभी या किन्हीं अधिकारों का क्या करता है, अवधारण करता है। और ये प्रारंभिक भी हो सकती है, और डिक्री किस में दी जाती है, वाद में दी जाती है। आगे बात, और वाद कहाँ चलता है, सिविल कोर्ट। और जितने भी ट्रिब्यूनल होते हैं उनको अवार्ड देते हैं, वो डिक्री नहीं देते, क्या देते हैं, अवार्ड देते हैं। और बाकी वाद कौन सा कोर्ट देता है, कई बार पूछ लेते हैं कि वाद क्या होता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि वाद क्या होता है। तो वाद के लिए इन्होंने कहा कि वाद वह होता है, वह कार्रवाई है जो वाद पत्र से शुरू, यानी सूट वह प्रोसीडिंग है जो प्लेंटिफ से स्टार्ट होती है, प्लेंट से स्टार्ट होती है, सॉरी किससे, प्लेंट से, यानी वह कार्रवाई जो वाद पत्र से स्टार्ट होती है उसे हम वाद कहते हैं। केस का नाम है हंसराज, लिख लीजिए। चलो पहले सारा एक साथ लिखेंगे ढंग से, समझो पहले तो, अभी अपने पास टाइम है ना। लेकिन ये कोई एब्सोल्यूट रूल तो नहीं, बाकी देखो होता क्या है कि जो आपने भी देखा क्या, कि सेक्शन 26 पढ़ा, कि वाद की स्टार्टिंग कहां से होती है, हमने प्रोसीजर देखी, तो सेक्शन 26 क्या कह रहा है कि कोर्ट में आप वाद पत्र लेकर के जाओ, साथ में शपथ पत्र हो। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं जहां पर डिक्री तो दी जाती है लेकिन वाद पत्र पेश नहीं किया जाता। 2006 का आरजीएस का जो पेपर हुआ था उसमें ये कुछ 8 वाले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी था कि वाद के लिए वाद पत्र का होना आवश्यक नहीं, कि डिक्री वाद में जारी की जा सकती है ना। ऐसी कौन सी कार्रवाई है जो आवेदन से स्टार्ट होती है जिसमें डिक्री दी जाती है। तो जो विवाह की है हिंदू मैरिज एक्ट की में जो डिक्री दी जाती है वो आवेदन पे दी जाती है, पिटीशन पे दी जाती है, न कि वाद पत्र पे दी जाती है। और दूसरा क्या था कि पहले जब ये क्वेश्चन आया था उस वक्त जब मैं उत्तर लिख के आया था, तो ये हिंदू लो तो दिमाग से निकल गया, तो वो कहा कोई एक बताओ। तो उस वक्त क्या होता था कि आर्बिट्रेशन में जो अवार्ड दिया जाता था उस अवार्ड के साथ एप्लीकेशन लगाई जाती थी, आवेदन किया जाता था और उसे डिक्री में कन्वर्ट करवाया जाता था और फिर डिक्री एग्जीक्यूट कराई जाती। आजकल उस अवार्ड को, जो नया अमेंडमेंट हुआ है उसमें अवार्ड को ही क्या मान लिया है, डिक्री का सीधा एग्जीक्यूशन। तो कहने का मतलब ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि वाद पत्र से ही वाद की स्टार्ट हो, आवेदन से भी हो सकता है। जैसे मैंने करा था वो बाद। स्पीकर बंद कर लीजिए। जैसे
विवाह संबंधित मामले जिसमें जो डिग्री दी जाती है, जैसे सेक्शन 9 की डिग्री दी जाती है किसकी, दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यय स्थापना। इसी प्रकार डिवोर्स की डिग्री, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री, ये जो भी डिग्री दी जाती है किसके द्वारा, आवेदन पे दी जाती है, न कि वाद पत्र में। तो वाद डिग्री क्या है, फॉर्मल डिक्लेरेशन, यानी औपचारिक क्या, अभिव्यक्ति, है ना, फॉर्मल, है ना, डिक्लेरेशन यानी औपचारिक, है ना, अभिव्यक्ति है किसकी, न्यायिक निर्णय की, जिसमें पक्षकारों के अधिकार और दायित्व को क्या किया जाता है, अंतिम रूप से तय किया जाता है। अब ये कहते हैं कि ये प्रारंभिक भी हो सकती है और ये अंतिम भी हो सकती है। मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था प्राइमरी कब होती है और अंतिम कब होती है। जैसे ऑर्डर 34 मैंने आपको बताया, 34 में क्या बताया कि चाहे मोर्गेज का कोई भी मामला हो, उसके लिए आप किसी के लिए भी सूट लेके आओ, चाहे फोरक्लोजर के लिए लेकर आओ, चाहे रिडम्पशन के लिए लाओ, चाहे सेल के लिए लाओ, किसी भी चीज के लिए लाओ, यानी मोचन के लिए लाओ, पूर्वबंध के लिए लाओ या सेल के लिए लाओ, किसी भी चीज के लिए लाओ, जो प्रारंभिक डिक्री होगी उसमें कोर्ट ये तय करेगा कि भाई कितने रुपए मूल और कितना ब्याज बाकी। फिर वो मूल और ब्याज को डिसाइड करेगा कि ये प्रारंभिक डिक्री है कि भाई इतने रुपए दे करके ये अपनी प्रॉपर्टी को छुड़ा सकता है, ये तय करता है, इसको प्रारंभिक डिक्री कहते हैं। तो वो जैसे 2 महीने का, 6 महीने का, जो भी उसको टाइम दिया है, उस टाइम में उसको वो पैसे कोर्ट में सामने वाले को दे करके क्या करना होता है, अपने मोचन के राइट को फाइनल करना होता है। अगर वो पैसे जमा करा देता है तो मोचन की डिक्री पारित कर देगा, नहीं जमा कराता है तो फोरक्लोजर या सेल की डिक्री पारित कर देगा। प्रारंभिक डिग्री यानी अधिक पक्षकारों के अधिकार और दायित्व होते हैं। जैसे मान लो आपकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर आपने सूट किया, किस चीज का, रिकवरी और पोजीशन का, रिकवरी और पोजीशन का। स्पीकर बंद रखिए आप। है ना, रिकवरी और पोजीशन का सूट। अब जो सूट फाइल हुआ किसमें, तो उसमें पहले कोर्ट ये तय करेगा कि ये जमीन या मकान आपका है कि नहीं। तो ये तो हो गई प्रारंभिक डिग्री। और ये तय करने के बाद क्या करेगा, उस मकान का पोजीशन दिलाएगा, ये हो गई फाइनल डिग्री। तो बात तो प्रारंभिक डिग्री में राइट और ड्यूटी तय हुई है कि नहीं हुई, तो प्रारंभिक में भी राइट और ड्यूटी तय होते हैं और फाइनल में भी राइट और ड्यूटी होते हैं। लेकिन जहां पक्षकारों के राइट और ड्यूटी तय तो हो गए लेकिन मामला डिस्पोज नहीं हुआ, आगे कार्रवाई बाकी है, तब तो हम ये कहते हैं कि वो प्रारंभिक डिग्री है और वो अंतिम डिग्री। ठीक, जैसे मान लीजिए कोर्ट ने, मैंने आपके खिलाफ 10,000 रुपए का रिकवरी सूट लाया, कोर्ट ने डिक्री पारित कर दी कि भाई 10,000 रुपये ब्याज सहित तो दो, आगे कोई कार्रवाई बाकी है, तो ये फाइनल डिक्री हो गई। तो प्रारंभिक कब होती है, जब पक्षकारों के राइट और ड्यूटी तो तय हो गए लेकिन क्या नहीं हुआ, अंतिम रूप से डिस्पोजल नहीं हुआ, तब तो हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक डिग्री। और जब फाइनल डिस्पोज हो जाता है, अब कोई कार्रवाई बाकी नहीं है, तब हम ये कहते हैं कि वो अंतिम डिग्री। फिर आता है तीसरा वर्ड, आता है डीम्ड डिग्री। तीसरा वर्ड क्या आता है, डीम्ड। डीम्ड डिग्री का मतलब होता है कि उसमें डिग्री के कंटेंट्स वो नहीं होते। भाई डिग्री के क्या नहीं होते, कंटेंट्स तो नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको डिग्री मान लिया जाता है।
वह डिक्री के, अब डिक्री का पहला वर्ड क्या दे रखा है? न्यायिक निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति। आगे बात, न्यायिक निर्णय क्या होता है? भाई दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद कोर्ट डिसीजन देता है, उसे एडजुडिकेशन कहते हैं। और 7/11 में कोई वाद खारिज कर रहा है कोर्ट, जरूरी नहीं कि सामने वाला ऑब्जेक्शन करे तो ही खारिज करे, दूसरे पक्ष को सुन के ही खारिज करे। कोर्ट को लगता है लिमिटेशन में नहीं है, मामला बनता ही नहीं है, विधि विरुद्ध है, तो कोर्ट खुद भी खारिज कर देता है। अब कोर्ट ने खारिज कर दिया तो न्यायिक निर्णय वाली शर्त पूरी हुई क्या? हुई क्या? इसलिए इसे क्या करता है कि डिक्री की शर्तें तो पूरी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी डिक्री मान लिया जाता है। तो स्वाद पत्र का खारिज किया जाना, और दूसरा 144 में प्रोसीडिंग। किसकी प्रोसीडिंग? 144 की प्रोसीडिंग, है ना? अब समझना 144 में क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोर्ट ने ए के पक्ष में डिक्री दी कि वह बी से 10,000 रुपए क्या कर सकता है? वसूल कर सकता है, और प्लस 2,000 ब्याज की, टोटल 12,000 रुपए वसूल करने का क्या है? हकदार। ये नीचे वाले कोर्ट ने डिक्री पारित की। किसने पारित की? निचली अदालत। अब आप इसकी क्या करोगे? अपील करोगे। अब अपील में आप चले गए तो ये डिक्री का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा क्या? हमने पढ़ा था, ऑर्डर 21 पढ़ा था कि नीचे वाले कोर्ट को आप संतुष्ट कर दो, कब? लिमिटेशन पीरियड में, कि साहब मैं अपील करूंगा इसलिए एग्जीक्यूशन रोक दो, जिसने डिक्री पारित की है। या अपील करके आप अपील कोर्ट को कह सकते हो कि सब डिक्री का एग्जीक्यूशन रोक दो। कहां पर? कौन से ऑर्डर में? रूल 30, है ना? 30 में नहीं, 26 में। हाँ, 26 में। वसूली का नहीं, रोकने का प्रोसीजर 26 में, है ना? तो ये कहां आ गया? ठीक। अब मान लीजिए हमने ये आवेदन किया ही नहीं अपील कोर्ट से कि एग्जीक्यूशन नहीं करना, तो एग्जीक्यूशन को जब तक रुकाएंगे नहीं तब तक नहीं रुकेगा, एग्जीक्यूशन तो चलेगा। भाई एक बार सीपीसी दिमाग में डालने का फायदा ये हुआ क्या, कि हमें आगे की बात पता चल गई कि ये बात हमने देख रखी है। इसलिए अब क्या आ गया कि अपील कोर्ट में आ गया मामला। अपील कोर्ट ने डिक्री को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया। नहीं? और आपकी हालत कैसी हो गई? राजस्थान की एसआई जैसी, कि अब ये 12,000 लिए हुए हैं। किससे? पी से। वो लौटाने पड़ेंगे कि नहीं लौटाने पड़ेंगे? तो ये 12,000 के लिए आवेदन कहाँ करोगे आप? कहाँ करोगे? इस कोर्ट में कहोगे कि सब वो 12 ले गया, आपने तो खारिज कर दिया, वो 12 वापस दिलाओ। तो आप उसी कोर्ट में जिसने ये डिक्री पारित की थी उसमें आवेदन करो कि सब जो आपने डिक्री पारित करके 12,000 रुपए दिलाए वो वापस दिलाओ, है ना? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रत्यास्थापना या रेस्टिट्यूशन। आगे बात समझ, क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थापना।
और इसके लिए आवेदन कहाँ करेंगे अपन? और इस ऑर्डर पे कोर्ट बी को, ए को ऑर्डर करेगा कि भाई जो 12,000 ले गया अब उसको भी कैसे, ब्याज के सहित तो वापस लो। तो ये जो ऑर्डर होता है ना, कहां पर 144 में जो डिक्री में वसूल कर लिए उन पैसों को वापस लेने का, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति डिक्री से पहले जिस स्थिति में था उस स्थिति में वापस लाना। तो इसे 12,000 ब्याज सहित तो वापस दिला देंगे तो पुराना सारा हिसाब समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसे बोलते हैं क्या कि 144 में प्रत्यय स्थापना का आदेश। इसको भी क्या माना है? डिक्री माना। लेकिन इसमें डिक्री के सारे कंटेंट्स तो, इसमें कौन से अधिकार और दायित्व तय हो रहे हैं? कोर्ट के जो दिलाए हुए पैसे थे वो वापस दिला रहे हो आप, उसको उसी स्थिति में वापस ला रहे हो। राइट और ड्यूटी की तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो इसलिए इसमें पूरे कंटेंट्स नहीं होते हैं, फिर भी इसको क्या माना जाता है? डिक्री माना जाता है। इसको बोलते हैं हम डीम्ड डिक्री। तो पहली डेफिनेशन किसकी आ गई? डिक्री की। डिक्री की आ गई। दूसरी डेफिनेशन किसकी आ गई? प्रारंभिक और अंतिम डिक्री की। और तीसरी डिक्री आ गई डीम्ड डिक्री। लेकिन डिम्ड डिग्री में इन्होंने कहा कि इनको तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। किसको? किसको है? ऑर्डर जिनकी अपील होती है ना। आदेश में क्या होता है? निर्णय की अभिव्यक्ति होती है, जजमेंट की। और वो क्या होता है? न्यायिक निर्णय। निर्णय किसी भी पक्षकार को सुने बिना भी पारित किया जा सकता है। तो न्यायिक निर्णय लास्ट में दिया जाता है वर्डिक्ट के रूप में। समझ गए? तो निर्णय, आदेश क्या होता है? निर्णय की अभिव्यक्ति होती है। और ये दोनों के अभिव्यक्ति। समझ में आ गए? और दूसरा, क्या कि किसी चीज की कमी के कारण केवल वाद पत्र का खारिज किया जाए, इसको डिक्री नहीं माना चाहिए। आगे बात समझो। देखो, ऑर्डर 7 रूल 11 में अगर ओदेश हो जाता है तो उसको क्या माना जाता है? डिक्री माना जाता है। इसकी क्या होगी? अपील। इसकी क्या होगी? अपील। लेकिन आपने वाद पत्र के अगेंस्ट ऑर्डर 7 रूल 11 लगाया है, एक्सेप्ट हो गई तो क्या होगी? डिक्री। भाई मैंने आपके खिलाफ केस किया और आपने कोर्ट में 7/11 लगाया और कोर्ट ने आपके 7/11 को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब मेरा वाद खारिज हो गया। तो ये क्या हो गई? डिक्री हो गई। इसकी क्या होगी? अपील होगी। कहां होगी? अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यानी सिविल जज ने दिया है तो डिस्ट्रिक्ट जज, और डिस्ट्रिक्ट जज ने दिया है तो हाई कोर्ट। समझ गए? गई है। सर आवाज नहीं आ रही। आई बात क्या कि 7/11 खारिज हो गई तो क्या होगा? रेट होगी। हाँ, आर्टिकल 227। आर्टिकल 227 में देखो, जो भी अन्य इंस्टीट्यूशन है उनके विरुद्ध अगर कोई रिट जारी होती है 226, और कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट होती है तो 227। क्योंकि 227 में क्या कह रखा है
कि हाई कोर्ट इज क्या है, सुपरवाइजर कोर्ट। या निचली अधिकारियों को क्या करेगा, सुपरविजन करेगा। और वो अगर नीचे वाले ने गड़बड़ कर दिया, आप उसको बता रहे हो, तो कहाँ बताओगे, 26 में या 27 में? 27 में, इसलिए 227 में रेट लगती है उसकी। समझ गए? तो दो तीन बातें क्लियर हो गई कि कौन सा डिक्री होगा, कौन सा डिक्री नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए डिक्री की डेफिनेशन। तो लिखिए कि डिक्री के लिए आवश्यक है, देखिए डिक्री के आवश्यक तत्व है पहला कि न्यायालय द्वारा एक न्याय निर्णय, एन एडजुडिकेशन, न्यायालय द्वारा एक न्याय निर्णय। दूसरा, वाद में न्याय निर्णय, निर्णय किस में होना चाहिए, वाद में। दूसरा, एडजुडिकेशन इन सूट। तीसरा, न्याय निर्णय की एक औपचारिक अभिव्यक्ति, फॉर्मल डिक्लेरेशन। वाद में चौथा, वाद में विवादग्रस्त पक्षकार हो गए, सॉरी, वाद में विवादग्रस्त विषयों, सभी या किन्हीं विषयों पर, वाद में विवादग्रस्त सभी या किन्हीं विषयों पर पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण, और लास्ट पांचवा, अवधारण निश्चयात्मक रूप से होना चाहिए। अवधारण निश्चयात्मक रूप से होना चाहिए। फिर लिखिए वाद क्या होता है। लिखिए केस का नाम, हंसराज वर्सेज, हंसराज वर्सेज देहरादून मसूरी, देहरादून मसूरी मसूरी ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड, AIR 1935, प्रिवी कौंसिल, AIR 1935 प्रिवी कौंसिल। लिखिए इस मामले में प्रिवी कौंसिल ने कहा कि वाद वह कार्रवाई है जो वाद पत्र से स्टार्ट होती है, परंतु कुछ कार्रवाई ऐसी हैं
जो आवेदन से या पिटीशन से स्टार्ट होती है, शुरू की जाती है, लेकिन उसमें न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की जाती लेकिन उसमें न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की जाती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 9, 10, 11 और 13, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 9, 10, 11 और 13 के अंतर्गत कार्रवाई में दूसरा, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, की धारा 295 में संस्थित प्रोबेट की कार्रवाई अगली बात समझ, तो जो वो क्वेश्चन का उत्तर था कि भाई कहां पर आवेदन से प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। फिर लिखिए कि डिक्री कित नेक्स्ट देखिए, डिक्री कितने प्रकार की होती है। कि डिक्री दो प्रकार की होती है। पहली प्रारंभिक डिक्री और दूसरी अंतिम डिक्री। फिर लिखिए प्रारंभिक डिक्री कि प्रारंभिक डिक्री वह डिक्री होती है प्रारंभिक डिक्री वह डिक्री होती है जो वाद का अंतिम रूप से निपटारा किए जाने से पहले आगे और कार्रवाई की जानी आगे और कार्रवाई की जानी है। सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित प्रावधानों में सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित प्रावधानों में प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है। निम्नलिखित प्रावधानों में प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है। पहला, स्थावर संपत्ति का कब्जा और मेन से प्रॉफिट, यानी अंतर्वर्ती लाभ, सॉरी अंतःकालीन लाभ है ना। मेन से प्रॉफिट अंतःकालीन लाभ। अंतःकालीन लाभ का मतलब होता है कि मैंने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया और 2 साल आराम से मजे की, तो 2 साल का किराया दूंगा कि नहीं दूंगा। यानी उस प्रॉपर्टी से जो मैंने फायदा उठा लिया या उठा सकता था, है ना, तो उस फायदे को किसके साथ, ब्याज से। तो पहले तो कोर्ट ये तय करेगा ये है कि नहीं है। और दूसरा,
आगे कार्रवाई में क्या तय करेगा कि कितना फायदा मिलता है ना। ऑर्डर 20 रूल 12, इसके रेफरेंस में दे देना ऑर्डर 20 रूल 12। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव सूट या प्रशासनिक वाद। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव सूट या प्रशासनिक वाद। फिर तीसरा, हक सुपा, और इसमें रेफरेंस में ऑर्डर 20 रूल 13 कर देना, इसके रेफरेंस में ऑर्डर 20 रूल 13। फिर तीसरा लिखिए, हक शुपा का वाद। फिर अग्रय कराधिकार है ना, इसको अग्रय कराधिकार भी कहते हैं, हक सुपा का वाद। ऑर्डर 21 सॉरी 20 रूल 14। ऑर्डर 21 रूल 14। फिर चौथा, मालिक और अभिकर्ता के बीच लेखा के लिए वाद। ऑर्डर 20 रूल 16। संपत्ति का विभाजन, डिवाइडेशन ऑफ प्रॉपर्टी और सेपरेट पोजीशन, और पृथक कब्जे के लिए वाद। संपत्ति का विभाजन और पृथक कब्जे के लिए वाद। ऑर्डर 20 रूल 18। फिर लिखिए, सूट फॉर फोरक्लोजर, पूर्वबंध का वाद। सूट फॉर फोरक्लोजर, ऑर्डर 34 रूल 2। फिर विक्रय के लिए वाद, सॉरी बंधक संपत्ति के विक्रय के लिए बात है ना, मोर्गेज प्रॉपर्टी के विक्रय के लिए बात। ऑर्डर 34 रूल 4 और ऑर्डर 34 रूल 7, रिडेम्पशन, बात किसके लिए, बंधक के मोचन के लिए बात। हो गया। फिर नेक्स्ट लिखिए डीम्ड डिग्री। नेक्स्ट लिखिए डीम्ड डिग्री। हाँ, फिर नेक्स्ट लिख लीजिए फाइनल डिग्री, सॉरी। हाँ, ये रहेगी ना अंतिम डिग्री। देखिए डिग्री अंतिम तब होती है जब वाद का पूर्ण रूप से निपटारा कर देती है। वाद का पूर्ण रूप से निपटारा कर देती है। लिखिए, फिर नेक्स्ट डालिए डीम्ड डिग्री।
कि डीम्ड डिग्री से तात्पर्य उस डिग्री से है जो डिक्री तो नहीं होती। डीम्ड डिग्री से तात्पर्य उस डिग्री से है जो डिक्री तो नहीं होती, लेकिन जिसे विधायिका या विधि, जिससे विधायिका या विधि यह अपेक्षा करती है कि डिक्री माना जाए। डिक्री माना जाए। जैसे वाद पत्र का खारिज किया जाना, वाद पत्र को खारिज किए जाने का आदेश, वाद पत्र को खारिज किए जाने का आदेश। दूसरा, धारा 144 के अधीन किसी पर्सन के अवधारण का आदेश। फिर इसके बाद तीसरा, ऑर्डर 21 रूल 58 में, कौन सा? ऑर्डर 21 रूल 58 में किसी पर्सन के अवधारण का आदेश। कौन सा? भाई किसी की प्रॉपर्टी अटैच हो गई, कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन करता है कि साहब ये गलत अटैच हो गई, उसके लिए जो ऑर्डर होता है ना, पढ़ा था ना पढ़ने, उसके अधीन किया गया आदेश। फिर नेक्स्ट लिखिए, ऑर्डर 21 रूल 98 या 100 के अंतर्गत। कौन से? ये निवासी 81 वाले है ना, 98 या 100 के अधीन किए गए न्याय निर्णय को डीम्ड डिग्री माना गया है। सर एक बार रूल रिपीट करिएगा। ऑर्डर 21 रूल 58 का आदेश और ऑर्डर 21 रूल 98 और 100 के अंतर्गत किया गया न्याय निर्णय, इनको क्या माना गया है? डीम्ड डिग्री माना गया। परंतु नीचे लिखिए, परंतु क्या लिखा? परंतु किसके लिए? ऐसे आदेश जिनकी अपील होती है, ऐसे आदेश जिनकी अपील होती है और व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का आदेश डिक्री नहीं माना जाता। व्यतिक्रम के लिए वाद को खारिज करने का आदेश डिक्री नहीं माना जाता। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो डिक्री होल्डर की दे रखी है। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी दे रखी है? ऑर्डर, सॉरी, सेक्शन 2 रूल 3। तो डिक्री होल्डर वो होता है, वादी भी हो सकता है, प्रतिवादी भी हो सकता है, कुछ नहीं लिखा, और दोनों भी हो सकते हैं। वो पक्षकार जिसके पक्ष में क्या की जाती है, कोई डिक्री या
कोई ऐसा ऑर्डर जिसका एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता है। सेक्शन 36 क्या कह रहा है? जिस प्रकार डिक्री का एग्जीक्यूशन होता है उसी प्रकार, तो जिसके पक्ष में डिक्री या कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है उसको हम क्या कहते हैं? डिक्रीदार कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, डिक्रीदार। लिखिए डिक ऑर्डर, वो सॉरी सेक्शन 2 सब क्लोज 3। डिक्रीदार से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है। ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। और यह आवश्यक नहीं है कि वाद का एक पक्षकार ही डिक्रीदार हो। डिक्री दोनों पक्षों अर्थात वादी या प्रतिवादी के पक्ष में भी जारी की जा सकती है। और यह भी आवश्यक नहीं कि डिक्रीदार वाद का पक्षकार हो। यदि किसी डिक्री में किसी को परिवर्तित करवाने का यानी एनफोर्स करवाने का, डिक्री को एग्जीक्यूशन करवाने का, परिवर्तित कराने योग्य अधिकार दिया जाता है, तो वह डिक्री के निष्पादन का अधिकारी है। ठीक है, बाकी फिर 5 मिनट बाद में एविडेंस कर